मैं आनंद स्वरूप त्रिपाठी, भौतिक प्रवक्ता, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, एटिया थोक, गोंडा। मैं आपको आज एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के बल आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है। अदिश राशियों को तीर की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने तीर की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया है। इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा जाता है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर दो बल एक साथ कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है या करने का प्रयास करता है। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है तो वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है। हमें उसी कार्य का मान ज्ञात करना है। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम दो घटकों में वियोजित करते हैं। वियोजित करने पर एक कंपोनेंट हमें 2l sin थीटा प्राप्त होता है और दूसरा कंपोनेंट 2l cos थीटा प्राप्त होता है। तो जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है तो ए सिरा, ये आपका ए सिरा है, ये आपका बी सिरा है। तो ए सिरा 90 डिग्री घूमता है और ए सिरा भी 90 डिग्री ऊपर की ओर घूमता है। चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, तो जब यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होता है तो लगने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण केवल 2l sin थीटा कंपोनेंट ही दे पाता है। अतः बल आघूर्ण के फार्मूले से तो क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल हो गया F गुणे लंबवत दूरी। तो यह लंबवत दूरी 0 हो जा रही है। यह इसका मान हमें 1 प्राप्त होता है। तो 2l sin थीटा कंपोनेंट ही बल आघूर्ण का मान देता है। तो हो गया 2l sin थीटा। तो टाउ यह बराबर आपने पढ़ा है, यह बराबर होता है QE वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। तो आपको मिल गया QE, ये हो गया F का मान 2l sin थीटा। ये आपको मिल जाता है। टाउ बराबर 2QL को एक साथ लिखा जाता है E sin थीटा। कल आपने पढ़ा था बच्चों P बराबर होता है 2QL। तो 2QL के स्थान पे हम क्या लिख देंगे P। तो हो गया टाउ बराबर PE sin थीटा। तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, टाउ बराबर PE sin थीटा, जिसका वेक्टर रूप कैसे लिखते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के नियम से हम लिखते हैं। तो इसका वेक्टर रूप हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर T क्रॉस वेक्टर E। यह रूप आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है।
तो होता है वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये हो गया समीकरण 1 का वेक्टर रूप। अब हम समीकरण 1 के आधार पर भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। यदि थीटा बराबर 0, ये थीटा बराबर 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है। तो इस स्थिति में क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन 0। साइन 0 का मान आप जानते हैं क्या होता है, साइन 0 का मान 0। तो टाउ का मान हमें क्या मिल जाता है, टाउ बराबर 0। इसका अर्थ यह हुआ कि जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाएगा तो उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। पुनः थीटा बराबर 90। तो जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हैं तो उस स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। तो हो जाएगा टाउ मैक्स और साइन 90 का मान 1 होता है। तो आपको मिल जाएगा टाउ मैक्स बराबर पीई। इस फार्मूले पे आपको सवालों को हल करना होगा। तो होता है टाउ मैक्स बराबर पीई। अब यहाँ आपका हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से भी हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, यदि वैद्युत क्षेत्र का मान एकांक मान लिया जाए कि जो आपने वैद्युत क्षेत्र लिया है उसका मान क्या है, 1 न्यूटन प्रति कूलम हो, तो आपको मिल जाता है टाउ मैक्स बराबर पी। वास्तव में क्या है कि आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ इस समीकरण 3 से भी हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा इनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो एक परिभाषा आपको यहाँ से मिलती है कि वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहाँ से आपको मिलता है दूसरा परिभाषा। कैसे मिलता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र का मान एकांक मान लिया जाए तो अधिकतम बल आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। अब कभी आपको मिला है तो यहाँ से डिफिनेशन देखिए आप कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आज का जो टॉपिक था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के बल आघूर्ण का व्यंजक। तो आपने क्या देखा कि मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख दिया है। रखे जाने के बाद मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को 2 घटकों में विभाजित किया है। पहला घटक 2l sin थीटा और दूसरा 2l cos थीटा। तो 2l cos थीटा का मान 0 हो जाने के नाते लगने वाले बल आघूर्ण का मान केवल हम 2l sin थीटा से ही प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए कुछ आंतरिक प्रश्नों के बारे में आप जानिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो आपका फार्मूला था वह किसी आवेशित पदार्थ के आवेश का जो परिमाण होता है वह Q बराबर N E होता है। किसी आवेशित पदार्थ के आवेश का परिमाण Q बराबर N E होता है। तो इसी पे आप कुछ सवालों को देखिए। जैसे आपका एक सवाल है, किसी भी पदार्थ में
किसी भी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पदार्थ के आवेश का मान व प्रकृति बताइए। तो कैसे आप लगाएंगे? तो सबसे पहले ध्यान पूर्वक हम प्रश्नों को देखते हैं। तो क्या दिया है? किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस फार्मूले में n को कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E को कहा जाता है मूल आवेश। आपके प्रश्न में क्या है? किसी भी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये आपका दिया हुआ है। E का मान आपको बताया जा चुका है 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो n का मान आपके सवाल में क्या दिया है? 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इससे पहले आपको क्या बताया गया कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पदार्थ के आवेश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है। तो पहला उत्तर आपका हो गया। आपको केवल कमी व अधिकता देखना है। तो यदि आपके प्रश्न में कमी शब्द का प्रयोग किया गया हो तो क्या कहेंगे हम कि यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो उस पदार्थ के आवेश का परिमाण कैसा, प्रकृति कैसा होगा? धनात्मक होगा। तो पहला उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक। प्रकृति धनात्मक होगी। पदार्थ के आवेश की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक। अब पूछा गया कि उस पदार्थ पर कितने आवेश हैं। तो Q बराबर n E से आप लगा देंगे। Q का मान दिया है 500 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसको हम हल कर लेते हैं। तो 16 पंचे 80 के आगे 2 जीरो, एक अंक के बाद 10⁻10⁻19। ये आपका हो जाएगा 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलम। तो ये हो गया उस पदार्थ के आवेश का परिमाण। तो जिस पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है उस पदार्थ के आवेश की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक होगी। दूसरा, आवेश का परिमाण क्या होगा? तो उस पदार्थ के आवेश का परिमाण क्या होगा? 8 गुणे 10⁻⁻17 कूलम होता है। इसी पे आप एक सवाल और देख लीजिए। जैसे आपका एक सवाल है, किसी पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। जैसे सवाल में आपका दिया है कि यदि किसी पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो आपको आपके प्रश्न में अधिकता व कमी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या दिया है? n बराबर 4000 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह पदार्थ किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो उस पदार्थ के आवेश की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? आवेश का प्रकृति ऋणात्मक होगा। तो आपको केवल दो शब्दों को ध्यान में रखना है बच्चों, कमी और अधिकता। तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यानी वह इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस आवेश की प्रकृति होगी धनात्मक। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है अर्थात कमी, ठीक है, अधिकता हो रही है यानी वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इस स्थिति में आवेश की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब हमें आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। तो आवेश का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? Q बराबर n का उपयोग कर देते हैं। n का मान दिया है 4000 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻3। E का मान आपको याद होना चाहिए 10⁻19, 16 चौका 64, 6.4 10⁻⁻16 कूलम। इसी प्रकार से आप और सवाल लगाएंगे, नहीं आएगा तो आप पूछिएगा व्हाट्सएप पर। तो यह आपका इस फार्मूले पे मैंने आपको दो सवाल लगवा दिया। Q बराबर n पे आपके एग्जाम में सवाल आते हैं 1 नंबर में। तो Q बराबर n पे आप इसी प्रकार से सवाल लगाएंगे।
या तो आवेश का मान दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, या इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है तो आपसे आवेश याद करने को कहेगा। अब दूसरा सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका है कूलाम्बीय बल के फार्मूले पर है। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर की सहायता से हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण व प्रकृति ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो आवेश हैं, आपके पास दो आवेश हैं, दोनों आवेशों का मान लेते हैं। पहले आवेश का मान 3 × 10⁻² कूलाम और दूसरे आवेश का मान 2 × 10⁻4 कूलाम है। दोनों आवेश मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आपसे क्या पूछेगा, आपके प्रश्न में होगा कि दो आवेश क्रमशः इतनी दूरी पे स्थित हैं, उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान और उसकी प्रकृति समझाइए। तो आपका क्या हो जाएगा, हमें इसी फार्मूले का उपयोग करके दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करते हैं। यदि दोनों आवेशों की प्रकृति समान है तो लगने वाले बल का नेचर क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो यदि आवेशों की प्रकृति समान है तो लगने वाले बल का मान क्या होता है, लगने वाला बल प्रतिकर्षण होता है। अब परिमाण का मान ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। इसे कहा जाता है कूलाम्बीय नियतांक। कूलाम्बीय नियतांक का मान आपको बताया गया है 9 × 10⁻9। Q1 का मान 3 × 10⁻²। Q2 का मान 2 × 10⁻4। R का मान क्या दिया है, सीरियस में दिया है, इसको कहाँ बदला जाएगा, MKS पद्धति में। तो 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान प्राप्त हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 9 54 × 10 की पावर, तो ये आपका हो जाएगा -6। 9 × 3 10⁻3, नीचे आपका हो जाएगा 25 × 10⁻4। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, तो हो जाएगा 54/25 × 10⁻4, 3 7 हो जाएगा। भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 25 दूना 50 दशमलव हो गया आपका 4 धन्यवाद 40, 25 सेकंड 25 तो छोड़ दीजिए, तो हो गया 2.1 10⁻7 न्यूटन का बल इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य कर रहा है। बल का प्रकृति क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा, 2.1 10⁻7 न्यूटन का होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका इसी फार्मूले पर होगा लेकिन दूसरे टाइप का है। मान लीजिए कि पहला आवेश 4e दिया है, दूसरा आवेश आपका e दिया है। आपसे पूछेगा कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। तो मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम मान लेंगे a है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी a है। तो क्या आपका सवाल क्या था कि एक आवेश 4e, दूसरा आवेश e, दोनों आवेश के बीच की दूरी a है। पूछा क्या गया है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि वह आवेश संतुलन में रहे। तो मान लेते हैं पहले आवेश से x दूरी पर मैंने तीसरा आवेश q रख दिया। दोनों आवेशों में से पहले आवेश से x दूरी पर मैंने तीसरा आवेश q रख दिया है। अब कहता है कि यह आवेश संतुलन में रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि दोनों आवेशों के द्वारा इस तीसरे आवेश पे लगने वाले बल का परिमाण आपस में समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी a माइनस x। अब यहाँ हम कूलाम्बीय नियम का उपयोग करके हम
इस x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे पहले हम कि 4e और q के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। तो आपका हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4e इंटू क्यू बटा एक्स स्क्वायर। ये हो गया 4e आवेश के द्वारा तीसरे आवेश के ऊपर लगने वाले वैद्युत बल का मान। इसी प्रकार दूसरे आवेश के द्वारा क्यू पे लगने वाले वैद्युत बल का मान ये F1 है, ये F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू ई। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या बची है, a माइनस एक्स। तो यह आपका हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके प्रश्न में कहता है कि दोनों आवेशों के बीच तीसरे आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि यह संतुलन में रहे। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों के द्वारा तीसरे आवेश पे समान बल लग रहा है। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा F1 बराबर F2। दोनों समीकरणों को हम समान करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4qe बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 qe बटे a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये पद आपका कट जाएगा, QE से आपका QE कट गया, क्या बचा उसको आप लिख लीजिए। तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट 4 का रूट आपका हो जाएगा 2, यह आपका बचेगा a माइनस एक्स। इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 2x। 3 को लाएंगे x के पास तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 2a। तो x का मान आपका हो जाएगा 2a बटे 3। यह आपका हो गया उत्तर। यदि हम पहले आवेश से तीसरे आवेश को 2a बटे 3 दूरी पे रखते हैं, 2a बटे 3 दूरी पर रखते हैं, तो यह तीसरा आवेश संतुलन की अवस्था में होगा। अर्थ क्या हुआ कि इन दोनों आवेशों के द्वारा इस तीसरे आवेश पर समान बल आरोपित हो रहा है। तो यह आपका हो गया उत्तर। तो आपका 2 टॉपिक समाप्त हो गया। पहले आपको बताया गया Q बराबर NE पे कैसे आपकी प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पर कैसे हल करेंगे। अगला जो आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण E बराबर 2QL पे कैसे आप सवाल लगाएंगे। तो जो अगला आपका टॉपिक है P बराबर 2QL पे हमें यहाँ की प्रश्नों को हल करना है। तो कैसे आप जान पाएंगे कि मेरा वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं है। तो आपको प्रश्नों को देखना होगा कैसे। यदि आपके सवाल में दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, जिनके बीच की दूरी आपके प्रश्न में दिया रहेगा, तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। यानी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को माना गया था 2L। ये आपका हो गया पहला आवेश माइनस Q, ये आपका हो गया दूसरा आवेश। तो जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि -Q और +Q का परिमाण आपस में समान है,
और उनका नेचर अपोजिट है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। अतः T बराबर Q गुणे 2L से लगा देंगे, P बराबर 2Q गुणे 2L से लगा देंगे। अब 2L का मान आपके प्रश्न में दिया है 2 सेंटीमीटर, Q का मान, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का परिमाण आपस में समान होता है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19, 2L का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -2, हो जाएगा 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की पावर -21। मात्रक क्या होगा, तो मात्रक आपको बताया गया है कूलाम मीटर, तो मात्रक आपका हो गया कूलाम मीटर। कैसी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि पूछा जाएगा, तो आप इसे भी लिख देंगे कॉपी में। यह आपका 1 नंबर का प्रश्न हो गया।